इसमें होता है। और वैल्यू क्या होता है कि जो प्राइस आप कस्टमर से ले रहे हो अपने सर्विस की, सप्लाई की, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्या बोलते हैं? तो वो एमआरपी हो सकती है, सेल प्राइस हो सकता है, सर्विस की फीस हो सकती है, ये उसका नाम है, लेकिन उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। यानी जिस चीज़ की सप्लाई कर रहे हो उसको क्या कीमत आप कस्टमर से चार्ज करोगे। तो गवर्नमेंट कहती है जो भी कस्टमर से आप चार्ज करोगे उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। यानी कि ऑन विच जीएसटी लायबिलिटी विल बी कैलकुलेटेड, वो प्राइस जिसके ऊपर जीएसटी हमको कैलकुलेट, उसी को ट्रांजैक्शन वैल्यू कहते हैं, टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलते हैं। तो कोई भी आदमी अपना सर्विस गुड्स किसी को देता है तो उसी प्राइस पे देता है ना, जब एग्री करता है कि मैं ये सामान आपको इस कीमत पे दूंगा। अब सेब वाला बोला कि भैया 160 रुपये, मैंने कहा नहीं भाई मैं तो लूँगा 120 रुपये। अब वो सामान मैं जाने लगा, बोला ठीक है ले लो, तो उसने मेरे से कितना पैसा लिए? 120। जीएसटी उससे किस पे देना चाहिए, 160 पे या 120 पे? 120 पे। इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब आती है बात मन में कि वो 120 जो रेट लिया वो कैसे लिया, ज्यादा लिया, कम लिया, वो कैसे कैलकुलेट किया कि 120 ही होना चाहिए सेब का, मैं तो 60 बोल रहा था। तो उस प्राइस को कैलकुलेशन करने का ऑटोमेटिकली सबको पता है, आप लोग 11 से सीखते आ रहे हो, 8 से सीखते आ रहे हो, फिर भी सीख लो, एक पॉइंट है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में हमेशा कोई भी प्राइस आप किसी से चार्ज करते हो तो सबसे पहले आप बिल जो आप जितना पे कर चुके हो खरीदने पे, जब परचेज कॉस्ट कहते हैं, उसको निकालते हैं। क्या निकालते हो? परचेज कॉस्ट। ठीक है, कॉस्टिंग में से प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तो आप देखते हो कोई चीज़ मैंने कितने की खरीदी, दूसरी बात उस पर मैंने क्या एडिशनल एक्सपेंडिचर्स करे, ठीक है, और थर्ड वन उस पर मेरी प्रॉफिट क्या बनी। खाली एक्सपेंडिचर एडिशनल जोड़ देंगे और जितने में खरीदे थे उतने में बेच देंगे तो मुझे फायदा होगा क्या? नहीं सर। मेरी पूंजी तो कभी नहीं आएगी, हमेशा मेरे को लगेगा मैं काम तो कर रहा हूँ बट पैसा नहीं दिखेगा। तो पैसा तो जब दिखेगा ना जब मैं अपनी सही प्रॉफिट लगाऊंगा, उसी को मार्जिन मनी कहते हैं। कोई कहता है यार बचत तो नहीं होगा, मैं आपको इतने नहीं दूंगा, आप देख लेना बिल, अगर 1 रुपये भी नहीं कमाऊंगा तो मैं आपको क्यों दूंगा। तो वो जो 1 रुपये मांग रहा है आपसे, 2 रुपये जो मांग रहा है प्रॉफिट, वो अपनी टाइम का, अपने सर्विस का मांग रहा है। तो आपको भी लगता है या नहीं, वो बंदा क्या है इतने ठंड में अगर उसे 5-10 रुपये नहीं बचेंगे तो क्यों लेगा सर्विस, तो आप भी एग्री करते हो। तो इसी चीज़ों को हमने आपको चैप्टर में दिया कि आप कैसे देखोगे। तो कुछ कॉस्ट जो होती हैं जब आप खरीदते हो उसकी बिल होती है। जैसे आपने अगर मान लो ट्राउजर खरीदा तो सामने वाले ने ट्राउजर का बिल दे दिया आपको कि 100 रुपये का ट्राउजर है, 10 रुपये का टैक्स लग गया, 110 रुपये आप दो, आपने 110 दिया, तो ये तो उसकी बिल है। कुछ चीज़ें जो एडिशनल आपने उसके ऊपर खर्च किया उसका आपके पास बिल नहीं है बट आपने खर्च किया। जैसे ट्राउजर को आपने लाने के लिए मान लो लेबर चार्जेस दिया, फ्रेट दिया, मे बी शोरूम का कुछ खर्चे वगैरह है, वो तो किसी बिल में लिखा हुआ नहीं होता कि लिखा होगा, लेकिन हमने दी। अगर मैं यहाँ से सलीमनगर जाऊँ और वहाँ से मैं 2000 का शर्ट खरीद के ले आऊँ तो क्या वो शर्ट 2000 का है? नहीं, सलीमनगर जाने का फेयर भी तो लगा, आने का भी फेयर लगा, कुछ और खर्चे वहाँ होंगे, पैकिंग वॉकिंग, लेबर लोडिंग अनलोडिंग, वो खर्चे भी लगे। तो वो सब खर्चों को हम किस में जोड़ेंगे? शर्ट की कीमत में ना। और इतना सोचेंगे नहीं। तो जो ये आकलन नहीं करेंगे, जो कभी भी पर्सन इस कॉस्ट को नहीं समझेंगे कि सोनीनगर में 2000 का शर्ट लिया और मैंने उस पर 300 रुपये का ऑटो फेयर दे दिया, 200 रुपये गोलगप्पे खा लिए, पार्किंग वाले को 20 रुपये दे दिए, लोडिंग वाले को दे दिए और खुशी खुशी आ जाएगा कि वो मैं तो 2000 का मिला, तो वो अच्छा बिजनेसमैन नहीं। क्यों? तो क्या उसे ये भी आकलन करना है कि वही शर्ट कितने में जो बेचना है? सरोजिनी नगर में मैंने लिया और मदनगिर मार्केट मेरे बगल में था, वहां गया मैं, वो शर्ट मैं इसको 2200 रुपये में दे रहा था, तो 2200 रुपये में मैंने नहीं लिया, 2000 में सरोजिनी नगर में ले रहा हूँ और ऊपर मैं 300 रुपये का ऑटो फेयर दे रहा हूँ, गोलगप्पे खा रहा हूँ,
लोडिंग दे रहा हूँ, तो मेरे लिए कॉस्टली सोनीनगर पड़ेगा या मदनगीर पड़ेगा? मदर की तो ये आप कैलकुलेशन करोगे ना भाई, कि बिना कैलकुलेशन आप काम करोगे तो क्या होगा? लॉस होगा। पर्सनल आप नहीं सोचते हो, बट एज ए दुकानदार अगर आपने ये कैलकुलेशन नहीं किया तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी ना जल्दी। हम अपने मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे ना, कोई दूसरा दुकानदार हमसे सस्ता बेच जाएगा, उसकी मार्जिन ज्यादा होगी, हमारी मार्जिन कम होगी। हम उधार में लगा देंगे, वो उधार वाला आएगा नहीं, हमारी पूंजी खत्म, दुकान बंद। तो एज ए बिजनेसमैन हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है ना, तभी लोग कुछ देखता है। कुछ सप्लायर अगर मेरे काउंटर पे आ रहा है, अगर वो 10 पैसे ज्यादा भी ले रहा है तो हम काउंटर पे लेना पसंद कर लेते हैं। स्ट्रीट ऑफ जब मार्केट जाएंगे, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, सामान लगेगा, और मुझे लगता है तो कहते यार 2 पैसे की ज्यादा ले रहा है, कोई बात नहीं, टाइम बच रहा है, चलो अभी ले लेते, अभी काम चला लेते। जब ज्यादा लाना होगा तब देखेंगे। ऐसा ही सोचता है ना दुकानदार। वो क्यों सोचता है? जब वो मार्केट में पढ़ा, घूमा, देखा, कॉस्ट को जोड़ा, तो उसे आइडिया हो गया कि ये प्राइस ज्यादा है, कम लग रहा है। तो यही चीजें आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 में, वैल्यू ऑफ। तो मैंने वही कहा आपको, समझने में तो ये एक लाइन का चैप्टर है, एक पेज का है। समझ गए, ढंग से कैलकुलेशन किए तो तुरंत आपको होगा। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो आपसे गलती नहीं होगी। अब जानते हो कोई भी प्राइस पे 2 चीज और एडिशनल हो जाता है, डिस्काउंट का कोई देता है ना। तो डिस्काउंट भी 2 तरह का आपने पढ़े थे, ट्रेड डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। हमेशा बिल वैल्यू में माइनस हो जाता है अपने आप, तो एट टाइम ऑफ द बिल जब बनता है पहले ही माइनस कर लेता है। तो जब जीएसटी जो चार्ज होगी डिस्काउंट माइनस होने के बाद होती है, यानी कि ट्रांजैक्शन प्राइस वही होगी ना जो चार्ज कर रहा है वो, तो डिस्काउंट हो गया। जैसे लिखता है बाय 1 और गेट 3, और वो बाय 1 गेट 3 लिख दिया है तो 1 के प्राइस लिखेगा ना, वो 1 के प्राइस लिख दिया 10,000 रुपए, बोला 10,000 दो, 3 लेके जा, 4 ले जाओ आप। तो आप 10,000 पूरा पे करोगे ना, तो जीएसटी वो 10,000 पे लगाएगा, ठीक है। तो कहता है बाय 1 आप खरीदे, उसमें 60% डिस्काउंट, तो रेट लिखा उसने 10,000, उसमें से 60% माइनस किया, फिर बोलता है 4,000 आप दीजिए, तो आप जीएसटी किस पे लगाएगा? ठीक है, सबको समझ आ रही है ना। इसको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या कहते हैं। तो किताब को आप पढ़ते हैं, एक पेज में निपटने को होगा। और डिस्काउंट भी सब, हाँ डिस्काउंट का एक टॉपिक और, कोई भी डिस्काउंट अगर एट टाइम ऑफ सेल अगर वो कमिटमेंट कर लेता है और बिल में मेंशन कर देता है कि हम आपको ये डिस्काउंट देंगे, चाहे वो पेमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो बिल बनने के बाद देना पड़े, तो उस पर जीएसटी एडजस्टमेंट होगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि सर अभी तो आप सामान ले जाओ, लेकिन पेमेंट अगर 2 दिन में दे दोगे, तो क्योंकि अभी दिवाली स्कीम चल रहा है और पेमेंट आप दे देते हो, कंपनी ने कहा है कि आपको 2% और डिस्काउंट दे देंगे। तो बिल बनने के वक्त तो मैंने डिस्काउंट तो नहीं दिया ना, मैं तुमको पूरा बिल बना के दे दिया। और मैंने ये जरूर बिल में लिख दिया कि अगर आप पेमेंट आज 2 दिन में दे देते हो तो मैं और डिस्काउंट दे दूंगा, इससे कंपनी को फायदा हो जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगी। तो अब उसने बिल में लिखा है, बिल में मेंशन्ड है, और सामने वाला कहता है यार उन्होंने 2% की बात करी, अब देना तो है ही, चलो दे यार। अब उसने पे कर दिया, तो आप उसे 2% डिस्काउंट दोगे कि नहीं दोगे? इसमें डिस्काउंट जब दोगे तो उसकी वैल्यू भी घटेगी, तो यहाँ पे जीएसटी भी कमेगा। उसमें डेबिट नोट यूज करेंगे और जीएसटी माइनस करेंगे अगर बिल में मेंशन है तो। और अगर बिल में मेंशन नहीं, आपने उसे पहले नहीं बोला बेचते वक्त, बिल बना दिया, अब कल को आपको पैसा कम गया और बाद में आप उसे कहते हो यार दे देते ना, तो डिस्काउंट आपको दे दूंगा, और वो ऐसा करता है, तो जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसे बोलते हैं पोस्ट बिल। बिल बनने के बाद कोई कमिटमेंट होगी तो बिल में मेंशन नहीं है, और आप अगर कम पैसा लेते हो तो उससे कोई जीएसटी को लेना देना, वो जीएसटी हमेशा बिल अमाउंट पे देगा। तो किस पे लेगी? मेरा समझ में आएगी। तो यही चीज परचेज रिटर्न से रिटर्न जानते ही हो, तो प्राइस घटाती है तो उस पर जीएसटी भी इम्पैक्ट करता है, बाकी कुछ भी नहीं। चलिए किताब पढ़ते हैं। लिखा वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स amount paid as consideration by the recipient by supply of services, यानी कि जो पैसा अपने कस्टमर से या आप
कंसीडर करते हो, चार्ज करते हो अपने सप्लाई का, उसको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, सबको समझ में आ रही है ये बातें? तो ये एक लाइन की बात है, इसकी यही चीजें मैंने आपको समझाया था। लिखा है एक एग्जाम्पल में, मिस्टर पटेल गोज टू शॉप और परचेज ए मोबाइल, MRP मोबाइल मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज द 40,000, trade discount 10% of the available on purchase of this mobile, applicable GST rate 28%, मोबाइल सेलर इंक्रीज। तो उसने बनाया MRP 40,000 का था, 10% डिस्काउंट दिखाया, 36,000 वैल्यू हुई और 36,000 पे 28% GST लगा के 46,000 उसने कस्टमर से लिया। तो यहाँ ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या माना जाएगा? 36,000। इसी को टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। GST जो होगा 36 पे चार्ज होगा, ना कि 40 पे। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू इतना ही। अब आगे जो जो मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया सो देखो। लिखा वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये चीज ऐड कर सकते हो, ये लेस कर सकते हो। क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी कितने में आप लिए, ऐड करो एनी टैक्स, ड्यूटीज, सेस, फीस, चार्जेस अदर देन GST। GST के अलावा कोई भी आपने ड्यूटी, टैक्स, सेस, चार्ज वगैरह आपने अगर दिया, उसको क्या कर दोगे? ऐड करोगे। सप्लाई मेड्स बाय द रिसिपिएंट्स ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। अगर आपने कोई भी सप्लाई ऐसा किया रिसिपिएंट के बिहाफ पे और उस पर कोई चार्जेस आपको लग रहा है, जैसे मैं कहता हूँ फ्री होम डिलीवरी दूंगा और उसके लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है, तो मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा ना प्राइस में। यस सर। वो लिखेंगे। कमीशन एंड पैकिंग इनिशियल एक्सपेंडिचर्स, उस सामान को पैक करने के लिए कमीशन वगैरह मुझे देना पड़ रहा है, तो वो भी हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी वगैरह, डिलेट का कुछ अगर लगता है मुझे, तो वो मुझे उसी में ऐड करेंगे। तो वो हमारी हो जाएगी ट्रांजैक्शन वैल्यू। उसमें से अगर डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो लेस कर क्या कर लेंगे? बाकी कुछ नहीं, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी और इस पर GST चार्ज करेंगे। प्रॉफिट नहीं लिखा है इसने, प्रॉफिट भी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? अब लिखा है डिस्काउंट के बारे में। द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट बी इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन। कहता वैल्यू सप्लाई में डिस्काउंट पहले से नहीं इंक्लूड है, तो कैसे करेंगे? तो लिखा बिफोर और एट टाइम ऑफ सप्लाई इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द सर्विस इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। अगर आप बिल जब बना रहे हो उसी समय बिल में रिकॉर्ड कर लेते हो कि मैं इसको ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वो इनवॉइस में माइनस करने के बाद GST चार्ज होगा। ठीक है, आप लिखते हो ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा हूँ और अभी ही कैश पेमेंट कर देगा तो 2% और दे रहा हूँ, तो अभी भी कैश डिस्काउंट दे रहे हो, तो अल्टर ही दे रहे हो ना, तो आपने 2% और दिया तो GST तब भी चार्ज जो होगा वो कैश डिस्काउंट माइनस होने के बाद चार्ज होगा, क्योंकि बिल में ही मेंशन हो गया ना। मैं किसी को कहूँ कि देखो सर जी अभी आप मेरे से बाइक लेके जा रहे हो, 80,000 की बाइक है सर, अभी ठंड का मौसम है, दिसंबर का स्कीम चल रहा है कि आपको 10% छूट मिल जाएगा, तो 8,000 रुपये में आपको और छूट दे देता हूँ, तो 72,000 की आपको बाइक पड़ेगी सर, ऑन रोड आपको मिल दूँगा। फिर भी मैंने कहा कि सर 72 को अभी HDFC क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हो ना, तो सर आपको 5% कैशबैक और मिल जाएगा। तो अब मैंने उसको लालच दे दिया ना, क्या लालच दे दिया? 72 में तो मिल ही रही है तुम्हारे को, तो डिस्काउंट 8,000 दे ही दिया मैंने तेरे को, तो बिल में तो मैंने माइनस कर दिया ऑलरेडी, और मैं उसको क्या कहने जा रहा हूँ 5% और मिल जाएगी। अब वो भी बंदा खुश, ठीक है, तो कहता ले लेते हैं, तो 5% और माइनस कर लेगा। तो अब जो 5% आएगा, जो भी मान लो 3700 रुपये करीब जो भी आए, वो माइनस कर देगा। ठीक है, तो अब उससे लगेगा कि जो अब जो GST चार्ज करें, मान लेते हैं 68,000 राउंड अप में, तो अब वो GST किस पे लगाएगा? इसके ऊपर 68, इसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये आप बिल में ही मेंशन कर दिया ना उसको कि देखो इसने पेमेंट भी कर दिया HDFC बैंक से, इसके लिए मैं 3700 दे रहा हूँ, ये तो कंपनी का स्कीम था, ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया, तो अब जो GST चार्ज होगा इस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे होगा। किस पे होगा? ठीक है,
अगर ये पहले नहीं बोलते, बाद में बोलते हो, बिल में लिख देते हो कि सर अभी तो आप 72 पे ही जीएसटी दो, बट हम आपको 5% डिस्काउंट और देंगे अगर आप पेमेंट विद इन 10 डेज कर दें। तो आपने अब इस केसेस में अगर ये HDFC नहीं होता तो आप 72,000 का अपना जीएसटी लगाते, यस जो भी प्राइस होता वो प्राइस आप लेते, बिल तो दे दिया, बिल में मेंशन जरूर कर दिया कि 5% दूंगा अगर तुम पैसा हमको कितने दिन में दे दोगे। तो अगर वो 10 दिन में दे देता तो मुझे इसके लिए डेबिट नोट रेज करना, क्या करना पड़ेगा? क्यों रेज करना पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट नोट? रीजन फॉर दैट, बिल बन चुकी है, हम अपने उस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी ले चुके हैं, अब हमारे को उसको डिस्काउंट देनी है और जीएसटी उस पर रिलेट करता है तो उसको एंटर करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ेगा? तो देखो यहाँ पे जब मैंने सेल किया तो डेटर्स अकाउंट डेबिट किया, क्या एंटर किया? टू सेल किया, टू जीएसटी किया, यही किया ना मैंने। तो यहाँ पे 72,000 लिखा और 72,000 का जो भी जीएसटी आया, सी मानो 10,000 रुपये आया, तो अपने 82,000 इससे लेने की बात कर। कल को आपने कहा कि भाई साहब 5% डिस्काउंट दे देंगे, तो आप 5% दोगे ना पेमेंट करने के लिए जब आएगा, तो आप उस समय में एंट्री कर दोगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्या कर दोगे? डिस्काउंट अलाउड डेबिट, जीएसटी डेबिट, क्या करोगे? टू डेटर्स, क्या कर दोगे? तभी ना इसकी वैल्यू घटेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या इसकी प्राइस घटेगी क्या हमारी? नो सर। और जब इस ये माइनस होने के बाद जो बैलेंस बचेगा वही ना वो मुझे देगा। इसलिए इसको कहते हैं, अगर बिल में मेंशन है तो ये क्रेडिट नोट या डेबिट नोट आपको यूज करना पड़ेगा, और अगर बिल में मेंशन नहीं है तो गवर्नमेंट कहती है जीएसटी का इम्पैक्ट नहीं हो, फिर हम आपको जीएसटी माइनस करने। तो वही कहता है कि जो डिस्काउंट आप दे रहे हो आफ्टर सेल, कब दे रहे हो, और वो बिल में मेंशन है कि नहीं। अगर बिल में मेंशन है, लिंक्ड है, तो आप बाद में क्रेडिट डेबिट नोट के थ्रू जीएसटी एडजस्टमेंट मिल जाएगी, जीएसटी घट जाएगी लायबिलिटी, और नहीं तो लायबिलिटी नहीं मिलेगी। यही बुक में बी पॉइंट। एक तो था एट टाइम ऑफ द सप्लाई, तो एट टाइम ऑफ सप्लाई मैंने यही माइनस कर लिया था। आफ्टर सप्लाई था तो आफ्टर सप्लाई के लिए मैंने क्रेडिट और डेबिट नोट दे दिया, और एक है जब हमने मेंशन नहीं किया उसके बारे में भी। तो लिखा such discount is established term of an agreement entered into the before time of supply and especially linked to the relevant invoice। तो ये था before time of supply। क्या था? बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई, जो मैंने ये एंट्री करी। दूसरा, input as credit and attribute to the discount on basis document issued supplier has been reversed by recipient supply। कल को कहता है कि इसमें इनपुट क्रेडिट भी आपका रिवर्स हो जाएगा इसी बेसिस पे, क्योंकि आपने जीएसटी परचेज पे दिया था ना, तो वो भी कम हो जाएगा अगर डिस्काउंट देते हो। इस पे एग्जांपल लेते हैं। सत्यम कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड 10 कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 50,000 MS ऑटो कनेक्ट ऑन 1 जनवरी। It incurs packing charge 5,000. It provides trade discount 2%, computer price. It agreed to provide further discount 1%. If Auto Connect Private Limited makes payment within 30 days, what will be applied the payment? और उसने पेमेंट हमको 27 को कर दिया, किस तक देना था उसने 27 को ही दे दिया। लेकिन जो इसने बिल हमने फॉर्मेट दिखाया, फॉर्मेट गलत है, लेकिन उसके बारे में नोट्स हमने दिया है। लेकिन देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई 5 लाख का था, 5% 5,000 रुपये पैकिंग चार्ज था, तो प्राइस हो गया 5,05,000। 2% डिस्काउंट था, तो उसने बोला था कंप्यूटर प्राइस का डिस्काउंट मिलेगा, तो कंप्यूटर 5 लाख का था तो उसका डिस्काउंट 10,000 रुपये ले लिया, 4,95,000 आ गया। अब देखो इसने गलती सिर्फ इस वाले में हमने यही करी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू पे 5,000 रुपये और जो उसने फर्दर कमिटमेंट करी थी ना 30 दिन में पेमेंट करेंगे, वो यही माइनस कर दिया, बल्कि ये सेल होने के बात करना। तो जीएसटी 495 पे चार्ज होता, इन्होंने 490 पे ही चार्ज करके 578 लिख दिया है, ये तो यहाँ गलती है। अदरवाइज नोट लिखा उन्होंने, देख लो नोट में क्या लिखा हमने, सत्यम कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड इशूड क्रेडिट नोट,
तो ये बिल में दिखा दिया, बिल में तो नहीं होगा, बिल में अगर होगा तो क्रेडिट नोट देने से तो और घट जाएगी। यस सर। तो ये काम जो 5000 रुपये का इन्होंने यहाँ लिखा वो बाद में इन्होंने टोटल नेट इफेक्ट दिखा दिया, नेट इफेक्ट नहीं दिखाना, ठीक है जी। और बोला इसके अंदर वो माइनस कर लेंगे 1% क्या डिस्काउंट, 5000 प्लस 900 लिखा ना जीएसटी, यस सर। जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया था, ठीक है। इट वाज नोन एट टाइम ऑफ सप्लाई। क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि वो सप्लाई करते वक्त वो एग्री कर रखे थे कि आप अगर 30 दिन के अंदर पे करोगे तो मैं आपको 1% डिस्काउंट और दूंगा, इसलिए उनको क्रेडिट नोट रिलीज करना। अब एक में देखो एग्री नहीं किए तो क्या होगा, इसने ये भी लिखा एज इट वाज नॉन टाइम ऑफ सप्लाई इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू, दिस क्रेडिट नोट विल बी लिंक टू द रिलेवेंट टैक्स इनवॉइस। उस ओरिजिनल बिल से ये क्रेडिट नोट लिंक है, ठीक है। आगे अब जिसमें नहीं पता है तो देखो उसमें लिखा सपोज 20 जनवरी सत्यम कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड डिक्लेयर अनदर कैश सप्लाई। उसने बेचा कब था, 1 जनवरी को, यस सर। तो 1 जनवरी को उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन 20 को उसने एक और बात बताई, क्या, अनदर कैश डिस्काउंट 2% इफ द पेमेंट इज द मेड विद इन 7 डेज। उसने कहा आपको 2% और दूंगा अगर आप हमको पेमेंट 7 दिन में कर दे रहे हो। ऑटो कनेक्ट ने खुश होकर 7 दिन के अंदर पेमेंट कर दी। कहता यहाँ क्या होगा, तो लिखा हियर डिस्काउंट अमाउंट विल बी not deducted from the transaction value as discount was not known at time of सप्लाई। कहता तुम पार्टी से कम पैसा ले लो मेरे को चलेगा, बट मैं आपको डिस्काउंट का एडजस्टमेंट नहीं दूंगा, यहाँ जीएसटी माइनस नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब आप सप्लाई किए थे वो समय पे ये मेंशन नहीं था, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसमें क्या एंट्री होगी, सिंपल डिस्काउंट टू डेटर हो जाएगा, डेटर पेमेंट दे देगा, जीएसटी मुझे पूरे इस प्राइस का देना पड़ेगा, टर्म्स, ठीक है। जीएसटी हम इनवॉइस वैल्यू पे देंगे, किस वैल्यू पे देंगे, इनवॉइस वैल्यू पे। क्लियर है। और जब हमको बिल में मेंशन था तो हम इनवॉइस वैल्यू पे नहीं दिए, आफ्टर क्रेडिट नोट जो वैल्यू आएगा वो प्राइस, क्लियर है ना। तो इसी पे एक एग्जांपल सॉरी असाइनमेंट्स दिया है आपने को, तो ये थोड़ा सा आप करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगा। और